हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो था जीवो में जनन उसको पढ़ लिए थे, वो कंप्लीट हो गया था। उसका आपको नोट्स भी मिल गया होगा, ठीक है, ऐप पर उसका नोट्स भी आपको मिल गया होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। देखो तो चैप्टर है, इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ना है पुष्प के बारे में, ठीक है। चैप्टर है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो सबसे पहले बात ये कि पुष्प क्या होता है, ठीक है। तो पुष्प हमको पता है कि एक पौधे का एक अंग होता है, और सभी पौधों में तो होता नहीं है ना। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, देखो 5 तरह के पौधे होते हैं। कुछ होते हैं शैवाल, कुछ होते हैं ब्रायोफाइटा, कुछ होते हैं टेरिडोफाइटा, कुछ होते हैं जिम्नोस्पर्म और कुछ होते हैं एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो एंजियोस्पर्म है वही पुष्पीय पादप कहलाते हैं, और वही जो है पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो जो पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो पुष्पीय पादप कौन होते हैं, वैसे पादप जो कि पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो देखो पुष्प जो होता है, पुष्प के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात देख लें। पुष्प जो होते हैं फ्लावर, पुष्प के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंथोलॉजी पुष्प के अध्ययन को कहते हैं। वैसे ही देखा जाएगा तो पुष्प जो है सबसे बड़ा पुष्प अगर कोई है, सबसे बड़ा पुष्प, ठीक है, तो ये होता है आपको रेफलेसिया। कौन होता है, रेफलेसिया। रेफलेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। जो सबसे लंबा पुष्प होता है, सबसे लंबा पुष्प जो होता है वो होता है अमोर्फोफैलस। जो सबसे लंबा पुष्प होता है वो कौन होता है, अमोर्फोफैलस होता है। जो सबसे छोटा पुष्प होता है, सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो होता है ओल्फिया। जो सबसे छोटा पुष्प होता है वो कौन होता है, ओल्फिया होता है, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी होगा। तो देखो पुष्प का जब खेती किया जाता है तो पुष्प की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जब पुष्प की खेती करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पुष्प जो होता है, देखो पुष्प जब कली अवस्था में होता है, ठीक है, फिर वो खिलता है तो पुष्प बनता है। तो पुष्प जब कली की अवस्था में है, जब वो खिल के पुष्प बन रहा है, तो पुष्प की जो खिलने की प्रक्रिया है, इसमें कली अवस्था से पुष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एंथेसिस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंथेसिस। तो एंथेसिस क्या है, एंथेसिस होता है पुष्प के खिलने की प्रक्रिया। एंथेसिस क्या है, पुष्प के खिलने की प्रक्रिया। पुष्प की जो खिलने की प्रक्रिया है, इसमें कि पुष्प जो है खिलता है, कली से पुष्प, ये बोल सकते हैं इसको, कली से पुष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, एंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग पुष्प के भाग देखेंगे, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। देखो पुष्प के अगर हम भाग की बात करें तो पुष्प में 2 तरह के भाग होते हैं। एक को बोलते हैं प्रमुख भाग, एक को बोलते हैं प्रमुख भाग और दूसरे को बोलते हैं सहायक भाग, ठीक है। पुष्प के एक भाग को क्या कहते हैं, प्रमुख भाग, और एक भाग को क्या कहते हैं, सहायक भाग कहते हैं। प्रमुख भाग कौन है, तो पुष्प का वह भाग जो जनन में हिस्सा लेता है उसको बोलते हैं प्रमुख भाग, और जो भाग जनन में हिस्सा नहीं लेता है उसको बोलते हैं सहायक भाग। फिर जो सुनो, पुष्प का वह भाग जो जनन में हिस्सा लेगा उसको क्या कहेंगे, प्रमुख भाग, और जो भाग जनन में हिस्सा नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे, सहायक भाग कहेंगे। इसके प्रमुख भाग देखेंगे, ये वो भाग है जो किसमें हिस्सा लेगा, जनन में हिस्सा लेगा, उसको क्या कहेंगे, प्रमुख भाग कहेंगे। जो प्रमुख भाग होता है इसमें 2 तरह के भाग हो जाते हैं। प्रमुख भाग में हो जाते हैं कितने तरह के, 2 तरह के। एक हो जाएगा इसमें नर भाग, एक इसमें कौन हो जाएगा, नर भाग, और एक इसमें हो जाएगा मादा भाग, ठीक है। पुष्प का जो नर भाग होता है उसको कहा जाता है पुमंग, ठीक है। पुष्प का जो नर भाग है उसको क्या कहते हैं, पुमंग, अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। अब पुष्प का जो मादा भाग है इसको कहते हैं जयान,
ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम। पुष्प का जो नर भाग है उसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम। और जो मादा भाग है, देखो ये क्या है, नर भाग है, और ये कौन सा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। तो देखो पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग जो है बहुत सारे पुंकेसर का समूह होता है, जो इसकी इकाई उसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुमंग की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुंकेसर, या अंग्रेजी में कहा जाता है स्टामेन। और जो जयांग है इसकी जो इकाई होती है, जयांग की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। जयांग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, या इसको कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो कौन होता है, पुमंग होता है, और जो मादा भाग होता है वो कौन होता है, जयांग होता है। जो नर भाग है पुमंग, उसकी इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है, और जो मादा भाग है जयांग, उसकी इकाई क्या कहलाती है, स्त्री केसर कहलाती है। देखो जो पुंकेसर होता है इसमें हम देखें तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है इसमें परागकोश, एक इसमें क्या होता है, परागकोश। इसके भाग, पुंकेसर का हम भाग बता रहे हैं, एक भाग होता है परागकोश, एक होता है तंतु। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंथर मतलब परागकोश, और इसको बोलते हैं फिलामेंट मतलब कि तंतु। ठीक है, तो प्रमुख भाग कौन हुआ, जनन में हिस्सा लेता है, और वह भाग जनन के अलावा और कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं, सहायक भाग कहते हैं। जो प्रमुख भाग है उसमें एक नर भाग होगा और एक मादा भाग होगा। नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, और मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। पुमंग की जो इकाई होती है उसको पुंकेसर कहा जाता है, और जयांग की जो इकाई होती है उसको स्त्री केसर कहा जाता है। जो पुंकेसर होता है इसका दो भाग होता है, एक पुंकेसर होता है और एक कौन होता है, तंतु होता है। और अभी इसको बनाएंगे, अभी इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। और जो जयांग है उसकी क्या कहलाती है, स्त्री केसर कहलाती है। ठीक है, स्त्री केसर जो होता है इसका भी तीन भाग होता है, एक को बोलते हैं वर्तिकाग्र, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरे को बोलते हैं वर्तिका, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाइल, और तीसरे को बोलते हैं अंडाशय, अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीन भाग होता है किसका, स्त्री केसर का होता है। उसी अगर सहायक भाग को देखा जाए तो इसका दो भाग होता है। सहायक भाग का कितना, देखो ये तो हो गया इसका प्रमुख भाग। ठीक है, सहायक भाग का भी दो भाग होता है, एक होता है इसमें बाह्य दलपुंज, ऐसे लिखते हैं, सहायक भाग जो होता है इसका भी दो भाग होते हैं, एक होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दल पुंज, अंग्रेजी में बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, और दूसरा होता है दलपुंज, दूसरा कौन होता है, दलपुंज होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोला। ठीक है, एक कौन होता है बाह्य दलपुंज, या क्या बोलते हैं उसको, कैलिक्स, और एक कौन होता है दलपुंज, इसको बोलते हैं कोरोला। जो बाह्य दलपुंज होता है इसकी जो इकाई है, बाह्य दलपुंज की जो इकाई है उसको बोलते हैं बाह्य दल। जो बाह्य दल की इकाई है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल, अंग्रेजी में बोलते हैं सेपल। ठीक है, वैसे ही दलपुंज की जो इकाई है उसको बोलते हैं पंखुड़ी। जो दलपुंज की इकाई है उसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पेटल। बात है कि इसका काम क्या है, यहाँ पर देखिए कि जो पुष्प का नर भाग है तो जनन में हिस्सा लेगा, ये मादा भाग है तो विचरण में हिस्सा लेगा। इन दोनों का क्या काम है, जो बाह्य दल है तो देखे होगे कि जब पौधा जो है, जब पुष्प जो है वो कली अवस्था में होता है तो उसके ऊपर तुमको जो है हरा रंग का पत्ता दिखेगा जो कि उसको ढक के रखेगा, बाद में वो पत्ता हटेगा और पुष्प खिलेगा। तो जो हरा रंग का पत्ता है जो पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन होता है, बाह्य दल होता है। तो बाह्य दल क्या करता है, यह पुष्प को कली अवस्था में, यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, यह पुष्प को कली अवस्था में क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जब पुष्प कली अवस्था में है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का जो काम है वो कौन करता है, बाह्य दल करता है। और जो पंखुड़ी है ये क्या करता है, देखते हो कि पुष्प में बहुत सारा रंग बिरंगी भाग होता है ना, पुष्प में देखो कोई पुष्प लाल रंग का है, कोई पीला रंग का है। अच्छा, वो रंग क्यों होता है, क्या इंसान के लिए होता है, नहीं, वो जो रंग होता है वो कीटों के लिए होता है, ताकि उस रंग को देखकर जो कीट है वो आकर्षित हो, और कीट आकर्षित होंगे तो क्या करेंगे, परागण में मदद करेंगे। परागण क्या है और हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है। तो जो रंग बिरंगी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी। तो क्या बोलेंगे पंखुड़ी को कि यह
रंगीन भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? रंगीन भाग होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? यह क्या करता है? यह कीटों को परागण के लिए, यह कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। ये क्या करता है? कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है, ठीक है। पंखुड़ी क्या करता है? कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है ताकि कीट आए और वो क्या करें? परागण करें, ठीक है। तो देखो ये सब बात को फिर से देख लो एक बार। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है। सबसे लंबा पुष्प कौन है? सबसे बड़ा, देखो बड़ा लंबा में अंतर है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो ये लगभग 10 केजी का होता है ये पुष्प, रेफ्लेसिया। अमोर्फोफैलस जो है सबसे लंबा पुष्प है, लगभग 6 फीट का होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन है? वल्फिया। पुष्प की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पुष्प के खिलने की प्रक्रिया, मतलब कली से पुष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि पुष्प में के भाग कौन कौन होते हैं। देखिए एक होता है प्रमुख भाग और एक होता है अप्रमुख भाग, या उसको सहायक भाग भी कह सकते हैं। जो प्रमुख भाग है मतलब जो जनन में हिस्सा लेता है उसको प्रमुख भाग कहते हैं, और जो भाग जनन के अलावा कोई और काम करता है उसको कहते हैं सहायक भाग। प्रमुख भाग में जो नर भाग है, देखो अब जनन में हिस्सा लेना है, एक नर भाग होगा, एक मादा भाग होगा। जो नर भाग है उसको बोलते हैं पुमंग, और जो मादा भाग है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जयांग। पुमंग जो है इसकी इकाई कहलाती है पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। और जो जयांग है इसकी क्या कहलाती है? स्त्रीकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। अभी इसका हम फिगर बनाएंगे। समझो कि पुंकेसर जो होता है ना उसका 2 भाग होता है। देखो पुंकेसर ऐसा होता है, ऐसा। तो इसमें जो ये भाग है, ये भाग इसको बोलते हैं परागकोश, और जो ये भाग है इसको बोलते हैं तंतु। उसमें जो स्त्रीकेसर है ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो जो ये भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। तो 3 भाग हुआ। फिर देखिए सहायक भाग में 2 भाग होता है, एक बाह्य दलपुंज होता है और एक दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज क्या है? तो पुष्प की वह भाग जो उसको कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। उसकी क्या कहलाती है? बाह्य दल। यह क्या करता है? पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प यह जो है दलपुंज, इसकी क्या कहलाती है? पंखुड़ी कहलाती है। और ये रंगीन भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है? रंगीन भाग होता है, जो कि कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है ताकि कीट आए और परागण में मदद करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लो और लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले एक। ठीक है, अभी हम देखेंगे पुष्प जो है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप देखेंगे कि सबसे लंबा पुष्प कौन है, सबसे छोटा पुष्प कौन है, सबसे बड़ा पुष्प कौन है, ठीक है। फिर देखें कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। एक मिनट, कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं ये देखें, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा पुष्प का संरचना देख लेते हैं, फिर हम लोग उसमें पुष्प जितने हम भाग लिखवाए थे, खासकर जो हम लिखवाए थे नर भाग और मादा भाग है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो जैसे मान लो कि ये कोई पुष्प हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें वो सही भाग दिख जाएगा जितना भी भाग पुष्प में होता है। देखो ये जो है एक द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन होता है? जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों होता है, ठीक है। ये जो है एक द्विलिंगी पुष्प है। देखो इसमें देखो ये हुआ पुष्प का डंठल। ये क्या है? ये है पुष्प का डंठल, अंग्रेजी में बोलते हैं पेडिसेल, ठीक है। उसके बाद ये जो है देखो ये फूला हुआ भाग है जहाँ पुष्प टिका हुआ है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको क्या कहते हैं? इसको पुष्पासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं बाह्य दल। देखिए यही बाह्य दल है,
जो कि पुष्प को कली अवस्था में ढक के रखा हुआ था, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सेपल। जब पुष्प ये नहीं खिला था तो उसको ये ढक के रखा था, जब पुष्प खिला तो ये अलग होगा और पुष्प जो है वो खिला, तो ये सेपल। उसके बाद देखो ये पुष्प का नर भाग है। अब नर भाग से दो भाग होता है, एक भाग ये कौन होता है परागकोश, ये कौन है परागकोश, और ये क्या है तंतु, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंथर और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फिलामेंट। और दोनों को मिलाकर ये जो भाग पूरा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जो ये पूरा भाग है इसको क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको पुंकेसर, अंग्रेजी में कहते हैं स्टामेन, ठीक है। उसके बाद जो है ये पुष्प का मादा भाग है। अब देखो मादा भाग जो है उसमें ये ऊपरी भाग है, इसको हम लिखना है, इसको क्या कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं स्टिग्मा। जो ये नीचे का भाग है इसको कहते हैं वर्तिका, अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल। और ये जो भाग है इसको कहते हैं अंडाशय, इसको कहते हैं अंडाशय, अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर ये जो पूरा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्त्री केशर, या अंग्रेजी में कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल, ठीक। और देखो ये जो अंडाशय है इसके अंदर जो ये भाग है, देखो देख रहे अंडाशय के जो आधारीय भाग से एक संरचना जुड़ा होता है जिसको कहते हैं बीजांड, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं ओव्यूल। और बीजांड जिसके मदद से अंडाशय से जुड़ा हुआ है इसको कहा जाता है अपरा, ठीक है, अंग्रेजी में कहा जाता है प्लासेंटा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद ये पुष्प का रंगीन भाग है, पुष्प में रंगीन भाग भी तो होता है, तो ये कौन सा भाग है पुष्प का रंगीन भाग, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंखुड़ी या फिर कह सकते हैं इसको पेटल। तो यही पूरा भाग था जो हम पहले के जो स्लाइड तुम स्क्रीनशॉट लिए होगे उसमें सब लिखे हुए थे। एक क्या हुआ डंठल, डंठल के ऊपर जो फूला हुआ भाग है जहाँ पुष्प टिका हुआ है उसको क्या कहते हैं पुष्पासन। यहीं पर तुमको बाह्य तल है, जबकि जब पुष्प कली अवस्था में था उसको ढक के रखा था, बाद में ये खुला और पुष्प खिला, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर पुष्पासन पर टिका होता है कौन, पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग कौन होता है स्त्री केसर। इसका तीन भाग होता है, एक भाग वर्तिकाग्र, एक भाग वर्तिका, एक भाग अंडाशय। अंडाशय के भीतर में कौन होता है, अंडाशय के भीतर में होता है बीजांड, जो कि जुड़ा होता है अंडाशय के आधारीय भाग से। किसके हेल्प से जुड़ा होता है, अपरा के हेल्प जुड़ा होता है, प्लासेंटा के हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया तुमको पुष्प का मादा भाग। उसके बाद ये पुष्प का नर भाग है। जो पुष्प का नर भाग है उसमें जो एक भाग ऊपर वाला है इसको क्या कहते हैं परागकोश कहते हैं। इसके नीचे जो भाग है उसको क्या कहते हैं तंतु कहते हैं। और दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, इसको पुंकेसर बोलेंगे, ठीक है। और ये पुष्प का रंगीन भाग है जिसको कि पंखुड़ी बोलते हैं या जिसको कि पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पुष्प का संरचना हुआ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि पुष्प का संरचना कैसा होता है। देखो अब हम लोग जो है पुष्प में जो नर भाग है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पुष्प का नर भाग कौन होता है, पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर, ठीक है। ये इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टामेन कहते हैं। तो पता है कि पुंकेसर जो होता है इसका दो भाग होता है। मान लो ये पुंकेसर है तो इसका दो भाग है, एक भाग जो ये टेढ़ा बन गई, मान लो ये पुंकेसर है तो इसका दो भाग है, ठीक है। एक जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागकोश, ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं एंथर। और जो ये भाग है इसको कहते हैं तंतु, अंग्रेजी में क्या कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब देखो जो ये परागकोश होता है इसमें अगर हम देखें तो परागकोश जो है इसमें तुमको दो पालियां दिखेगी, है क्या। देखो दो पाली है, ये जो है इसको दो भाग में बांटा हुआ है। और जो प्रत्येक पाली है, जो प्रत्येक इसमें कोष्ठ है उसमें अगर देखो तो उसमें दो कोना है। तो देखो इसमें तो प्रत्येक में कितना कोना है, दो कोना। मतलब पूरा परागकोश जो है ये कैसा होता है द्विपालिक, कैसा होता है ये द्विपालिक, अंग्रेजी में बोलेंगे बाइलोब्ड। और साथ में इसमें तो कितना कोना है, चार कोना, तो बोलेंगे चतुष्कोणीय। क्या बोलेंगे चतुष्कोणीय, अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल,
गोनल, मतलब कि जो पराग कोश है वो द्विपालिक होता है, मतलब 2 पालिकाएं पाई जाती हैं, और साथ में कैसा होता है, चतुष्कोणीय होता है, मतलब उसमें 4 ऐसे कोने पाए जाते हैं। अब देखो जो चतुष्कोणीय है, जो इसमें चारों कोने हैं, चारों कोनों पर एक थैली की तरह संरचना पाई जाती है। चारों कोनों पर क्या पाई जाती है, थैली की तरह संरचना पाई जाती है, और वो जो थैली संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं लघु बीजाणुधानी। जो चारों कोने हैं यहाँ पे, ये जो चारों कोने हैं, तुमको वहाँ पर थैली की तरह कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी, और वो जो थैली संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। ये अंग्रेजी में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये कितने होंगे बताओ, एक पराग कोश में कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि एक पराग कोश में कितने कोने हैं, 4 कोने, और हर एक कोना पर एक लघु बीजाणुधानी है, मतलब कि एक पराग कोश में जो है 4 लघु बीजाणुधानी होंगे। अब देखो जो ये लघु बीजाणुधानी है, इसका और विस्तार से बनाए तो इसमें 4 परतें होती हैं। कितनी परत होती है इसमें, कितनी परत होती है, 4 परतें होती हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर का परत, देखो इसी को हम बनाए हैं अलग, लघु बीजाणुधानी को बनाए हैं, तो इसमें कितना परत है, 1 2 3 4 परत है। जो सबसे ऊपर का परत होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर का परत है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। जो सबसे ऊपर का परत होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। जो उसके नीचे का परत होता है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। जो उसके नीचे का परत होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं, एंडोथीसियम। जो उसके नीचे का परत है उसको कहते हैं मध्य परत। जो उसके नीचे का परत है उसको क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। और जो सबसे नीचे का परत है इसको कहते हैं टैपेटम। जो सबसे नीचे का परत है उसको क्या कहते हैं, टैपेटम। मतलब कि जो ये लघु बीजाणुधानी है इसमें कितनी परतें हैं, 4 परतें हैं। सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मध्य परत, फिर टैपेटम। ऐसे हालांकि मध्य परत में भी 2 से 5 परत होता है, 2 से 5 परत होता है, लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं देना है, बस समझो कि मान लो कि एक ही परत है यहाँ पे। अब जो इसके ठीक केंद्र में, ठीक है, ये जो लघु बीजाणुधानी है इसके ठीक बीच में कुछ उत्तक पाए जाते हैं, जिन उत्तक को कहा जाता है बीजाणु जनन उत्तक। जो उत्तक होते हैं इसके बीच में उसको क्या कहते हैं, बीजाणु जनन उत्तक कहा जाता है। अंग्रेजी में स्पोरोजीनियस टिश्यू कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। मतलब जो लघु बीजाणुधानी है उसमें 4 परत है। 4 परत कौन कौन सा है, 4 परत है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टैपेटम। उसमें से और ठीक बीच में, इसके ठीक बीच में कुछ उत्तक पाए जाते हैं, उत्तकों को कहते हैं बीजाणु जनन उत्तक, ठीक है। जो उत्तक हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। तो ये संरचना होता है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बीजाणु जनन उत्तक के बारे में, इसका क्या, इसमें क्या होता है, इसका क्या यूज है। देखो जो बीजाणु जनन उत्तक होता है उसमें जो कोशिकाएं हैं, देखो उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहते हैं। तो जो बीजाणु जनन उत्तक है उसमें जो कोशिका होता है ना उसको कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जो कोशिका होता है उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका। किस कोशिका को बोलते हैं, इसके कोशिका को। बीजाणु जनन उत्तक है जो कि ठीक बीच में है, उसमें जो कोशिका है उसको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये जो कोशिका है ना इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। बताओ इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितने कोशिका उत्पन्न होंगे। तुमको पता है कि जो मेयोसिस डिवीजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें एक कोशिका से कितने कोशिका उत्पन्न होते हैं, 4 कोशिका। तो यहाँ पर भी एक कोशिका से कितने कोशिका उत्पन्न होगा, 4 कोशिका उत्पन्न होगा, ठीक है। ये जो 4 कोशिका उत्पन्न होते हैं ना इन्हें कहते हैं लघु बीजाणु। जो 4 कोशिका उत्पन्न हुए इनको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, या अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्पोर। और यही जो लघु बीजाणु है ये बाद में अलग हो जाते हैं। बाद में जो लघु बीजाणु है ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है परागकण। इन्हीं को क्या कहा जाता है, परागकण। अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलन ग्रेन।
ठीक है, ध्यान सुन फिर से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्प का नर भाग जो कि पुंकेसर होता है उसके बारे में। पुंकेसर बारे में बताएंगे तो दो भाग होता है, एक परागकोश होता है, एक तंतु होता है। परागकोश में पढ़े कि दो पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में दो कोण है, दो कोने हैं, मतलब टोटल कोने कितने होंगे? कोने 4 होंगे। जो प्रत्येक कोने पर क्या होता है? प्रत्येक कोने पर कुछ थैले की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं लघु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी है इसमें 4 परत होता है। ऊपरी परत को एपिडर्मिस, उसके नीचे को एंडोथेलियम, उसके नीचे को मध्य परत, सबसे नीचे वाले को टैपेटम कहते हैं, और इसके ठीक बीच में कुछ ऊतक पाए जाते हैं। उन ऊतकों को कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक। ये पूरा संरचना हुआ लघु बीजाणुधानी का। जो बीजाणु जनन ऊतक है, देखिए ऊतक है, इसमें कोशिका होगा, इसका जो कोशिका होता है उसको कहते हैं लघु बीजाणु मात्रिक कोशिका, जिसमें कि होता है विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन बताओ, एक कोशिका कितने कोशिका बनेगा? 4 कोशिका बनेगा, और उनको बोलेंगे लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे? उनको लघु बीजाणु बोलेंगे। और फिर बाद में क्या होगा? ये अलग अलग हो जाएगा और इसी को क्या कहेंगे? परागकण। और ये जो प्रक्रिया है ना, जिस प्रक्रिया में लघु बीजाणु मात्रिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उससे लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो पूछे कि लघु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? लघु बीजाणु मात्रिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। 4 है ना, एक साथ कितने हैं? 4। इसको माइक्रो स्पोर टेट्राड चतुष्क 4 है ना, देखो 4 का समूह है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बाद में जो लघु बीजाणु चतुष्क है अलग अलग हो जाएगा और इन्हीं को क्या बोलेंगे? परागकण। क्या बोलेंगे? इसी को परागकण बोलेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब अच्छा देखो, इसमें से इन तीनों का क्या काम है? तो इन तीनों का काम होता है परागकण को सुरक्षा प्रदान करना। जो परागकण अलग अंदर बन रहा है उसको ये तीनों क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो टैपेटम है ये परागकण को पोषण प्रदान करता है। जो टैपेटम है वो जो अंदर परागकण बना है उसको क्या देता है? पोषण देता है। और ये जो तीनों हैं ये क्या देते हैं? उसको सुरक्षा देते हैं। ये बात लिख लेना, ये किसके स्क्रीनशॉट लेगा कि ये तीनों जो हैं ये देते हैं सुरक्षा और जो टैपेटम है ये देता है पोषण। ठीक है, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे परागकण के बारे में। ठीक है, देखो जो परागकण होता है, परागकण, इसके ऊपर 2 परत होता है। जो सबसे ऊपर परत है उसको कहते हैं बाह्य चोल। जो सबसे ऊपर परत है इसको क्या कहते हैं? बाह्य चोल। अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइन। और जो अंदर का परत होता है ना उसको कहते हैं इंटाइन, हिंदी में कहते हैं अंतःचोल। जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं बाह्य चोल और जो अंदर परत है उसको बोलते हैं अंतःचोल। जो बाह्य चोल होता है ना ये बना होता है स्पोरोपोलिन का। इसको बताते हैं, ये लिखना लघु बीजाणु किसे कहते हैं? तो लघु बीजाणु मात्रिक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, बाद में चारों अलग अलग हो जाएंगे और परागकण में विकसित हो जाएंगे। ठीक है, जो परागकण होता है, परागकण वो एक गोलीय संरचना होता है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे परागकण कैसा होता है? परागकण गोलीय होता है। ठीक है, तो अब कोई भी गोलीय चीज है तो कुछ व्यास होता होगा, उसका चौड़ाई होता है। इसका जो व्यास होता है ये होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर बताइए होगा? 10 के पावर -6 मीटर। तो ये पूछे कि परागकण कैसा होता है? तो गोलीय होता है। परागकण का व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। परागकण पर 2 परत होता है, ऊपरी परत को बोलते हैं बाह्य चोल, अंदर वाले को बोलते हैं अंतःचोल। बाह्य चोल जो है ये बना होता है स्पोरोपोलिन का। जो बाह्य चोल है वो बना होता है किसका? स्पोरोपोलिन का। और जो अंतःचोल है ये बना होता है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का। जो अंतःचोल है वो बना होता है किसका? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का। और जो बाह्य चोल है बना होता है स्पोरोपोलिन का। तो स्पोरोपोलिन जो है ये बहुत ही ज्यादा टफ, मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोधक
वाला क्या बोले रसायन है, अणु है, ठीक है, जिसकी कोई भी तापमान, कोई भी अम्ल इसको जो है अपघटित नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। इसी कारण जो है बहुत सारे ऐसे पौधे जो विलुप्त हो गए हैं उनका भी परागकण आज देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन था जो कि हर एक तरह के जो खराब स्थिति है, तापमान है, पीएच है, अम्ल है, उन सबसे परागकण को बचा के रखता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि जो ये स्पोरोपोलिन है ये उपस्थित नहीं रहता है। जहाँ पर स्पोरोपोलिन उपस्थित नहीं रहता है उस जगह को कहा जाता है जनन छिद्र। जहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। जो परागकण है उसमें दो परत होता है। सबसे ऊपरी वाले को क्या कहते हैं? बाह्यचोल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? अंतःचोल। बाह्यचोल बना होता है किसका? स्पोरोपोलिन का। और अंतःचोल बना होता है किसका? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। कहीं कहीं बाह्यचोल उपस्थित नहीं रहता है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहा जाता है। याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखो, जो परागकण होता है इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं और कुछ कोशिकाएं जो है वो छोटी होती हैं। जो इसके अंदर बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। जो बड़ी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी कोशिका होती है इसको कहते हैं जननिक कोशिका। जो छोटी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? जननिक कोशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल। मतलब कि जो परागकण है, बताओ कैसा होता है? बोलिए। परागकण का व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। परागकण जो है उसके ऊपर बाह्यचोल बना होता है किसका? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। बाह्यचोल बना होता है किसका? स्पोरोपोलिन का। अंतःचोल बना होता है किसका? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। कहीं कहीं बाह्यचोल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि इसके अंदर जो बड़ी कोशिका है उसको क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। और जो छोटी कोशिका है उसको क्या कहते हैं? जननिक कोशिका, ठीक है। इसमें जो जननिक कोशिका है यही जाकर निषेचन करता है, जाकर जो पौधा का भाग है उसे जाकर मिलता है और निषेचन करने का काम करता है। कौन? जननिक कोशिका, ठीक है। पूरा पूरा परागकण जाकर निषेचन नहीं करता है, जननिक कोशिका करता है। और इसीलिए परागकण को, चूंकि परागकण के अंदर जननिक कोशिका है, इसीलिए परागकण को कहा जाता है नर युग्मकोभिद। परागकण को क्या कहा जाता है? नर युग्मकोभिद, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मकोभिद कहते हैं। आ सकता है निम्नलिखित से किसे नर युग्मकोभिद कहा जाता है? तो परागकण को कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, जो जननिक कोशिका है ना, जैसे ही परागकण पहुंचता है मादा भाग, मादा भाग कौन है? स्त्री के साथ, जैसे ही वहां पहुंचता है तो जननिक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब कि जब पहुंचेगा मादा भाग के पास तो इसके अंदर कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी? 3। एक हो गया कायिक कोशिका और 2 हो गया जननिक कोशिका। जननिक कोशिका क्या करेगा? जाकर निषेचन करेगा, और कायिक कोशिका क्या करेगा? इसको पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। कायिक कोशिका का काम क्या होता है? जननिक कोशिका को पोषण प्रदान करना। और परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मकोभिद कहते हैं। सब बात इंपॉर्टेंट है, सब बात को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का, ठीक है। ये बात था परागकण के बारे में। सो ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुष्प जो मादा भाग होता है उसके बारे में। अगले पढ़ाई करते रहो। इसका भी जो नोट्स है वो जल्दी हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर का हुआ है नोट्स अपलोड, उसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में।